In today class, we are going to discuss important chapter of political science and that is power sharing. देखिए स्टूडेंट्स, पावर का क्या मतलब होता है? पावर का मतलब होता है ताकत, सत्ता, और शेयरिंग का मतलब होता है देना। तो पावर शेयरिंग का मतलब हुआ टू गिव पावर। पावर को देना इज नोन एज पावर शेयरिंग। जैसे हम किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं, उसको वो चीज़ दे देते हैं, तो दैट इज नोन एज दैट। तो पावर हम यहाँ क्या चीज़ हम शेयर कर रहे हैं? हम यहाँ पावर शेयरिंग कर रहे हैं। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है टू गिव पावर टू समवन। देखिए फॉर एग्जाम्पल, दो बॉडीज हैं या दो इंस्टीट्यूशंस हैं या दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वन इज ए एंड वन इज बी। तो ए यहाँ पर बी को पावर दे रहा है और पावर देने से उसे बी से क्या मिलेगा? कॉपरेशन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन मिलेगा और दोनों प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, स्मूथली फंक्शनिंग में उनका वर्क हो पाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग एंड दैट्स व्हाई वी गिव पावर टू समवन। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो उसमें हम गवर्नमेंट को जब हम डिस्कस करते हैं तो गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। वन इज द लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ को बनाना। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। एंड द वर्क ऑफ द जुडिशरी इज टू चेक वेदर द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए बाय द एग्जीक्यूटिव्स। ये वर्क चेक करता है जुडिशरी। तो डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि पावर को शेयर किया गया है। कुछ पावर्स लेजिस्लेचर को दी गई, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव्स को दी गई और कुछ पावर जुडिशरी को दी गई। तो डेमोक्रेसी में पावर एक ही ऑर्गन को नहीं दी जाती, लेकिन वो सभी ऑर्गन्स के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड दैट इज नोन एज द पावर शेयरिंग। अब हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर दो कंट्रीज के बारे में डिस्कस करना है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टू कंट्रीज, वन इज द बेल्जियम एंड सेकंड इज द श्रीलंका। तो बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया, तो इसलिए वहां पर गवर्नमेंट प्रॉपरली स्मूथली चली, लेकिन श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया, दैट्स वाई वहां पर सिविल वॉर हुआ। तो पहले हम बेल्जियम को डिस्कस करेंगे। जी देखिए स्टूडेंट्स, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, जिसकी करीब 1 करोड़ के करीब उसकी पॉपुलेशन है और ये बेल्जियम का मैप है। बेल्जियम की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें बॉर्डर टच करता है बेल्जियम का, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। ये ब्रुसेल्स है, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। बेल्जियम के अंदर एक जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, देखिए ये पूरी कंट्री बेल्जियम है और ये ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ब्लैक कलर का सर्कल, जो ये ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स के अंदर जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो 80% है और डच 20% है। तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज्यादा है और डच कम है। रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है, जहां पर हमने ये शेडेड एरिया दिखाया गया है, ये रेस्ट ऑफ द कंट्री है। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर डचेस 59% है और फ्रेंच 40% और जर्मन 1% है। तो जो इनकी एथनिक कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बेल्जियम की। तो इसी वजह से उन्होंने उस एथनिक कॉम्पोजिशन को बहुत प्रॉपरली टैकल किया। कैसे उन्होंने टैकल किया कि उन्होंने यहां पर कन्फ्लिक्शंस होंगे। कन्फ्लिक्शंस का मतलब टकराहट हुई डचेस और फ्रेंच के अंदर। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में, ब्रुसेल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है, 40% है और डच 59% है। इंस्पाइट दैट माइनॉरिटी के अंदर फ्रेंच है, लेकिन वो रिच और पावरफुल भी हैं और प्रॉस्पेरस भी हैं। तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द डचेस। तो इस वजह से डच और फ्रेंच में कन्फ्लिक्शंस था। तो अब उन्होंने बेल्जियम के की जो गवर्नमेंट है वहां पर उन्होंने उस कन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व कर दिया। पावर को शेयर इन्होंने इस तरह से किया कि डचेस भी सेटिस्फाई हो गए और फ्रेंच भी सेटिस्फाई हो गए। अब हम इसको देखेंगे उन्होंने कैसे पावर को शेयरिंग किया था। तो सॉल्यूशन उन्होंने कन्फ्लिक्शन का कहां पर निकाला, वेयर वाज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन में जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये यूरोपियन कंट्री है, स्मॉल कंट्री, और ये इसमें ब्रुसेल्स था। तो उन्होंने इस फ्रेंच और डचेस के कन्फ्लिक्शन को सॉल्व करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया एंड कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने 4 टाइम्स अमेंड किया, 1970 और 1993 के बीच में, और 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने 3 तरह से गवर्नमेंट को बनाया बेल्जियम के अंदर। फर्स्ट गवर्नमेंट तो उन्होंने जो बनाई, सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया ब्रुसेल्स के लिए। एक तरह की जो एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी ब्रुसेल्स के लिए, और फ्रेंच और डचेस जो थे उनको वहां पर उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया ब्रुसेल्स के अंदर। जब फ्रेंच 80% है, 20% डच है और दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, तो वहां पर कोई कन्फ्लिक्शन नहीं हुआ। तो फर्स्ट वो तो सेपरेट गवर्नमेंट उन्होंने बनाई ब्रुसेल्स के अंदर। सेकेंडली जो उन्होंने रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी, ब्रुसेल्स को छोड़ के जो पूरी की जो उनकी जो कंट्री थी, वहां पर उन्होंने उसको दो गवर्नमेंट में डिवाइड किया। वन वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो एरिया था ब्रुसेल्स को छोड़कर, यहां पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, 2 तरह की गवर्नमेंट बनाई। और पावर जो थी, यहां पर डचेस 59% थे और फ्रेंच 40% थे। तो यहां पर भी उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे। डचेस के भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे, उतने ही मिनिस्टर उन्होंने फ्रेंच के बनाए। तो दोनों
दोनों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पर माइनॉरिटी में है और यहाँ पर फ्रेंच मेजोरिटी में है, तो डचेस ने इनको एक्सेप्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने फ्रेंच को एक्सेप्ट कर लिया। तो इक्वल पावर शेयरिंग इन्होंने की, जो ब्रुसेल्स के अंदर भी इन्होंने इक्वल पावर शेयरिंग की, और रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाया, और वहां पर इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच और डच मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट कर दिए। इस वजह से दोनों के अंदर कंफ्लिक्शन नहीं हुआ। रेस्ट मैंने अभी आपसे बोला था कि जर्मन भी थे वहां पर 1%। तो तीसरी गवर्नमेंट जो उन्होंने बनाई दैट वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। थर्ड गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया, वो गवर्नमेंट उन्होंने लैंग्वेज के बेस पर बनाई थी। लैंग्वेज के बेस पर बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैंने आप लोगों से बताया था, फिगर में मैंने आपसे दिखाया था डायग्राम के अंदर, कि यहाँ पर डचेस भी थे, फ्रेंच भी थे और जर्मन भी थे, और वो स्कैटर्ड थे। स्कैटर्ड इन द सेंस ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया में फ्रेंच है और दूसरे एरिया में जर्मन है और तीसरे एरिया में डचेस है, ऐसा नहीं था। वो स्कैटर्ड थे हर जगह। फ्रेंच, जैसे ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज्यादा है तो डच कम है, रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर डच ज्यादा है तो फ्रेंच कम है, और जर्मन जो थे वो भी स्कैटर्ड थे, पूरी कंट्री में जर्मन भी थे, लेकिन वो सिर्फ 1% थे। तो जो माइनॉरिटी की जो पर्सन्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, कहीं वो रिवोल्ट ना कर दें या उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, उन्होंने थर्ड गवर्नमेंट बनाई लैंग्वेज के ऊपर, एंड दैट वाज द लैंग्वेज, दैट वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इसमें जो जर्मन पीपल थे उनको भी घबराने की जरूरत नहीं थी, भले वो 1% थे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि फ्रेंच ज्यादा है या डचेस ज्यादा है, तो हमें कौन लुक आफ्टर करेगा। तो उनको लुक आफ्टर करने के लिए लैंग्वेज बेस के ऊपर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं पर भी डचेस हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो, वो जहां पर भी होंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर करेगी। तो बेल्जियम में इन्होंने इस प्रॉब्लम को, एथनिक कॉम्पोजिशन की प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से टैकल किया, और जितने भी वहां पर कम्युनिटी थी, फ्रेंच हो, डच हो या जर्मन हो, सभी को वहां पर प्रॉपरली सेटिस्फाई किया गया। इसलिए वहां पर कुछ भी, कोई भी सिविल वॉर या रिवोल्ट नहीं हुआ। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीलंका को। श्रीलंका में हम लोगों ने देखा वहां पर भी 3 तरह की कम्युनिटीज थी। फर्स्ट थे सिन्हाला स्पीकर्स थे जो 74% थे। दूसरा तमिल्स थे जो 18% थे, और सिन्हालास जो थे उनका रिलीजन जो था वो बुद्धिस्ट रिलीजन था। तमिल्स 18% थे और 2 पार्ट में डिवाइड थे। एक तो श्रीलंकन तमिल्स थे जो 13% थे, और इंडियन तमिल्स थे 5%। इंडियन तमिल्स वो थे जो एज ए प्लांटेशन वर्कर्स में श्रीलंका पहुंचे थे, एंड दे वर नोन एज द इंडियन तमिल्स, और श्रीलंकन तमिल्स जो वहां के ऑलरेडी नेटिव्स थे। इसके साथ साथ तीसरी कम्युनिटी जो थी वो क्रिश्चियंस थे, जिसमें तमिल्स भी थे और सिन्हालास भी थे, वो अराउंड 8% थे। और तमिल्स जो थे श्रीलंकन और इंडियन, वो दोनों हिंदूज भी थे और उसमें मुस्लिम्स भी थे। तो यहाँ की जो पूरी कम्युनिटी थी 74% प्लस 18% इज इक्वल टू प्लस 8% ऑफ द क्रिश्चियन, दैट वाज 100%। तो 74% और 18% को 92% हुआ, और 8% क्रिश्चियंस थे। तो इस तरह से यहाँ पर कम्युनिटीज का डिवीजन था। लेकिन यहाँ पर सिविल वॉर हुआ जो कि बेल्जियम में नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने पावर शेयरिंग नहीं की श्रीलंका में, जो कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग हो गई थी। तो यहाँ पर इन्होंने किया मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो मेजोरिटेरियनिज्म मतलब कि यहाँ पर जो मेजोरिटी में थे वो सिन्हालास थे, तो इसलिए इन्होंने सिन्हालास को फेवर कर दिया। यही इन्होंने गलती की जो कि तमिल्स को एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए तमिल्स ने वहां पर रिवोल्ट किया, और इन्होंने एक एक्ट ऑफ 1956 पास किया गया। उस एक्ट ऑफ 1956 से यूनिवर्सिटी की जो पोजीशन थी वो सिन्हालास को दी गई, गवर्नमेंट जॉब्स दिए गए सिन्हालास को, और उनका जो रिलीजन था बुद्धिज्म, उसको स्टेट रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये सभी फेवर दिए गए सिन्हालास को। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द तमिल्स, और रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट में कन्फ्लिक्शन हो गया। कन्फ्लिक्शन किसमें हुआ, झगड़ा फसाद, सिविल वॉर किसमें हुई, सिन्हालास और तमिल के अंदर। तमिल्स ने डिमांड की कि आपने सारी डिमांड जो है सिन्हालास की मानी है, हमें हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, हमें एजुकेशन दी जाए और हमें जॉब्स दी जाए। लेकिन तमिल्स जो कि माइनॉरिटी में थे उनकी इस डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया, और एज ए रिजल्ट बाय 1980 वहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई श्रीलंका में जो तमिल्स ने बनाई थी। और उनकी डिमांड क्या थी, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट हम लोगों को चाहिए, और वो डिमांड उनकी एक्सेप्ट नहीं की गई श्रीलंका में। तो दैट्स व्हाई द सिविल वॉर वाज देयर बिटवीन सिन्हालास और तमिल में, और उस वॉर की वजह से बहुत सारा वहां पर डिस्ट्रक्शंस हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।